हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैजिक ऑफ नॉलेज चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अपना मैजिक ऑफ नॉलेज क्या है। तो दोस्तों, आज का जो अपना मैजिक ऑफ नॉलेज है वो है भारत का इतिहास। यानी आज हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए वेट किस चीज का शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है इसमें, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो भाई ये जो भारत अपना है यह किस नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष से। और इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जो कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। तो भाई ये जो भारतवर्ष है अपना, इसे पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है अर्थात भारतों का देश, यानी यह भारतों का देश है तथा इनकी यहाँ के जो निवासी हैं उनको कहा गया है भारतीय। किस नाम से पुकारा गया है यहाँ के निवासियों को? भारतीय के नाम से। भारतीय का मतलब होता है भरत की संतान, यानी जो भरत हैं उनकी संतान को भारतीय कहा जाता है। अब आगे है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भाई अब ये तो सॉरी ये भरत मतलब भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। जो प्राचीन एक कबीला था जिसका नाम था भरत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी जो हमारे देश के प्राचीन भारतीय लोग थे वह जो है वह जम्बू द्वीप, हमारे देश को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे अर्थात जम्बू यानी जामुन कहते थे। वृक्षों का द्वीप कहते थे, यानी यह किसका द्वीप है? वृक्षों का द्वीप है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। यानी जो प्राचीन ईरानी के जो लोग थे, ईरान के लोग थे ईरानी, इसे क्या कहते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। अपने भारत देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। लेकिन वो क्या कहते थे? सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। भाई अब ये जो हिंदू नाम है यह नाम पूरे पश्चिम जो भारत है उसके पश्चिम इलाके में फैल गया। और क्या हुआ? पूरे देश को अब किस नाम से जाने लगा? हिंदू। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। भाई अब देखो यहाँ पे एक और है, यूनानी जो थे इसे हमारे भारत देश को क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब के लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब भाई जब जब इसका जब खोज हुआ तो इसके बीच में जो मध्य काल आता है, यानी मध्य का जो समय है, उस समय से इसको हिंदुस्तान कहने लगा गया जो अपने देश है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। अब जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी शब्द से बना है, फारसी शब्द है हिंदू से बना है ये हिंदुस्तान। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब देखो भाई यूनानी भाषा में जब उन्होंने यूनानी के जो लोग हैं यूनानी हैं जब अपने देश को इंदे कहने लगे तब अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगा। तो भाई हिंदुस्तान इंडिया हो ही गया। अब देखो, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वो अपने देश को उत्तर और दक्षिण जो दक्षिण में है दिशा में है दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने
का बहुमत है। अब देखो भाई, जब उत्तर में इसे विंध्य पर्वत श्रृंखला जब उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, तो जो उत्तर में लोग रहते थे उनको कहा गया इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग। जो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे उन्हें क्या कहा गया, इंडो यूरोपीय। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है, और द्रविड़ परिवार में भी द्रविड़ भाषा बोली जा रही थी। अब ये एक नोट दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। तो भाई जो भारत का जनसंख्या का निर्माण है कुछ नस्लों से हुआ है, नस्लों के मिश्रण से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आप कहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये है। इसको आपको हाईलाइटेड कर लेना है और इसको एक नोट लिख देना है। ओ ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भाई, ये देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। जो भारत का इतिहास है उसको अध्ययन करने के लिए, भाई भारत में कितना इतिहास था भाई कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया। भाई सोच लो, अपने भारत का, अपना भारत देश इसलिए इतना महान थोड़ी है कि इसे 3 भागों में इसके अध्ययन, इसके इतिहास को अध्ययन करने के लिए बांट दिया गया, जिसे पहला नाम से पुकारा गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। भाई अब आओ, नोट में एक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। भाई अब है कि जो अपना पहला इतिहास है जो वो क्या है, प्राचीन भारत है। इसको 3 भागों में बांटने का, जो 3 भाग है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों भागों में अपने भारतीय इतिहास को अच्छे से अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किसको श्रेय जाता है, एक जर्मन के व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, प्राचीन भारत में अब आ गए हम। प्राचीन भारत तो पढ़ेंगे भाई, 3 भारत हमने ऊपर देखा था, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भाई वेट कीजिए, आपको पढ़ने के बाद से, टोटल चैप्टर पढ़ने के बाद से इसका भारत जो है उसके बाद से इसमें क्वेश्चन भी आएगा और मजा आएगा। अब देखिए, अपना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब भाई जो प्राचीन भारतीय हैं उसके बारे में कुछ स्रोत दिए गए हैं, जिनसे हम प्राचीन भारत के जो लोग थे उनके बारे में जान सकते हैं, उनके धर्म के बारे में जान सकते हैं और हर एक चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वही जो प्राचीन भारत था उसके बारे में हमें किन 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, वो है, पहला है धर्म ग्रंथ, उसके बाद से दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 हो गए। अब देखिए, उसमें हम पहला पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अब धर्म ग्रंथ में मिलने वाले जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे पढ़ते हैं। तो इसमें है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अब देखिए, जो भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। उसको किस नाम से जाना जाता है, वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। भाई इसको, जो इस वेद को, जो ये धर्म ग्रंथ वेद है, इसको किसने संकलन किया था, उनका क्या नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद
वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद है वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य मानती है। जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को नित्य और अपौरुष्य मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद को, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। भाई तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, ये जितना मैंने पढ़ाया है आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जब हम अगले पार्ट में जाएं ये तो हम जब क्वेश्चन करें इस चैप्टर का तो उसमें हम लोग अच्छे से डन कर पाए। और ये जो चैप्टर है ये आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं भारत के इतिहास से, तो उसके लिए है। तो भाई ऋग्वेद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर मेरा आपको चैनल का जो वीडियो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर इसमें आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 कहाँ से आप देख पाइएगा। इसीलिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 के वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। मेरे इस फर्स्ट वीडियो में मैंने अच्छे से वॉइस ओवर नहीं किया है, फिर भी मैं दोस्तों सेकेंड पार्ट में अच्छे से वॉइस ओवर करूँगा।